हाय दिस इज वेट एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं वापस से अपनी सीरीज पे, और सीरीज बन रही है बेसिक स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स की। सिंपल से चलिए, आप चाहे बीओ में हो, चाहे बीकॉम में हो, प्रोग्राम में हो या ऑनर्स में, वो मैटर नहीं करता, बस आपकी बुक का नाम होना चाहिए बेसिक स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। आप आराम से पूरी सीरीज देख सकते हो। आज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10वां, जिसका नाम है जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। सिंपल जी। चलिए, और चैप्टर शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके जो भी मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद आराम से नोट्स परचेज कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, तो आज करने वाले हैं सर जॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या होता है और उसके बारे में समझने वाले हैं। ज्यादा कुछ नहीं है, जो आपने पहले कर रखे हैं ना चैप्टर्स, वही सारे टॉपिक्स, वही सारे चैप्टर्स, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी जॉइंट, और उसके बाद आपका वो हो गया बेयस थ्योरम हो गया, सारी चीजें आप वही करने वाले हो जो आप पहले ही कर चुके हो ऑलरेडी। सिंपल जी। तो बाहर से अगर सो रहा हो तो उसके लिए माफी चाहूंगा भाई, थोड़े लो होते हैं फिलहाल। तो अगर आपको क्या बोलते हैं इस चैप्टर में क्या करना है, बस खाली वही सारे टॉपिक्स जो आपने पहले कर रखे हैं, बचपन में से सीखते आ रहे हो, वही सारे टॉपिक्स आपको करने हैं दोबारा से। बस एक्स्ट्रा क्या चीज है आपके लिए, तो एक्स्ट्रा क्या चीज है यहाँ पे दो रैंडम वेरिएबल दे रखे होंगे, बस उनको ज्वाइंट करके प्रोबेबिलिटी आपको बता रखा है, वही प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है, जिसको हम क्या बोलेंगे, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। सिंपल से, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो चालू करते हैं। सबसे पहले क्या होता है जॉइंट प्रोबेबिलिटी, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है, इट्स रिलेटेड टू टू डिस्क्रीट वेरिएबल। तो जो दो डिस्क्रीट वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी होती है, इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी होती है, दो रैंडम वेरिएबल के इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी होती है एक साथ, उसको हम बोलते हैं क्या, जॉइंट प्रोबेबिलिटी। इतना सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं। अब जैसे कि क्वेश्चन कर लेते हैं, ज्यादा मुश्किल है नहीं, बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ जाएगा इजीली। तो देखिए क्या होता है जॉइंट प्रोबेबिलिटी, उसको समझते हैं। कह रहा है कंसीडर टू रैंडम वेरिएबल्स, दो रैंडम वेरिएबल मान लो x और y दे रखा है, विद जॉइंट पीएमएफ यानी कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एज शोन इन द टेबल। मैंने बताया ना पीएमएफ प्रोबेबिलिटी, आपने एक सेकंड भाई, हाँ भाई श्योर है, चलो भाई। तो कह रहा है दो रैंडम वेरिएबल्स आपको दे रखे हैं और उनकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। एक रैंडम वेरिएबल है आपके पास क्या, y, और एक आपके पास दे रखा है क्या, x। ये और कुछ नहीं है, जो हम पहले पीडीएफ पढ़ा करते थे रैंडम वेरिएबल्स के अंदर, ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बन गया, बस खाली क्या बोलते हैं दो इवेंट को जोड़ने के बाद। कोई दिक्कत नहीं, चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल तो आपको एक टेबल दे रखी है और आपको बताना है, क्या निकाल के देना है आपको, कह रहा है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x 0 हो और y क्या हो, लेस देन या फिर इक्वल टू लेस देन 1। सिंपल जी। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जहां पे x 0 होता है और y की प्रोबेबिलिटी होती है 1 या फिर 1 से कम, उस रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी बताओ। चलिए जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमको क्या कह रहा है, एक बार आंसर में कर लेते हैं एक बार सॉल्व। तो आंसर ठीक है जी। तो हमको निकालने के लिए कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, x 0 होना चाहिए हर जगह पे, ठीक है, और y की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 या फिर 1 से कम होना चाहिए। अब देखो y की प्रोबेबिलिटी 1 या 1 से कम, ये 1 है और ये 1 से कम है, यानी कि दो इवेंट हो सकते हैं, एक y 0 और एक y 1 हो सकता है। चलिए जी, तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस बनता है वो क्या बनता है हमारे पास, हमको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ x जहां पे क्या हो 0, तो x इक्वल टू 0 हो और y इक्वल टू, एक तो निकालेंगे 0, प्लस में हमको निकालनी है प्रोबेबिलिटी x एक तो 0 हो क्योंकि x हमेशा 0 होना चाहिए, और y के बारे में क्या बोला, एक बार आपको 0 से कम लेना है, जो मतलब 1 से कम लेना है जो कि हमने 0 ले लिया, और दूसरा आपको 1 के बराबर लेना है जो कि हमने ले लिया। सिंपल जी। जैसे इन दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे, सॉल्व कर लोगे, आपका क्वेश्चन खत्म। चलिए जी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी देखो, x 0 होना चाहिए, y 0 होना चाहिए। तो x 0 और y 0 कहां पे है, x 0 ये रहा, मतलब y 0 ये रहा, x 0 ये रहा, दोनों जहां पे मैच कर रहे हैं यानी कि 1/6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/6, प्लस में इसकी प्रोबेबिलिटी जहां पे y 1 है, y 1 कहां पे, ये रहा y 1, x 0 कहां पे, अब ये रहा x 0, कहां पे मैच कर रहे हैं, इस जगह पे, इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और कितना आंसर आएगा, 6 दूनी 12, भाई दोनों का एलसीएम निकाला मैंने, ठीक है जी। नीचे वाले से डिवाइड करना होता है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है, तो इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 5/12, और आपका जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, सॉल्व। इतना सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं, आसान है भाई। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम्स में, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस खाली इसको बोलते हैं जॉइंट प्रोबेबिलिटी, और कुछ नहीं करना। आप ये पहले कर चुके हो पहले से, तो बस आपको एक छोटा सा टॉपिक समझा दिया। चलिए जी, पहला क्वेश्चन आपका हो चुका है, साथ ही में हम दूसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं ताकि आपको तो कह रहा है प्रोबेबिलिटी x हो, सॉरी इस बार y 0 हो और x की वैल्यू क्या हो, x की वैल्यू हो, हाँ जी, x की जो वैल्यू है वो 1 या फिर 1 से कम होनी चाहिए। चलिए जी, तो देख लेते हैं हमारे पास सैंपल स्पेस क्या क्या बनेगा। तो हमारे पास बनेगा, एक तो y तो 0 ही होना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं, y को 0 ही रखेंगे, और x क्या रहा है, x 1 होनी चाहिए या फिर 1 से कम, तो 1 से कम और 1 क्या वैल्यू बन रही है, क्या है, सैंपल स्पेस है, बस दो ही है, तो 1 से कम में क्या होगा, x इक्वल टू 0 मान लेंगे, और क्या बोलते हैं y इक्वल टू 0 होना ही चाहिए। दूसरा सैंपल स्पेस बनेगा, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 या 1 से कम, तो एक बार 1 से कम तो मान लिया, तो इस बार चलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन गई, 0 y 0 1/6,
x0 y1, x0 और y1 की प्रोबेबिलिटी कितनी बनी है? x0, ये रहा x0, सॉरी x1 होना चाहिए, x1 है और y क्या होना चाहिए? 0, तो y 0 होना चाहिए, यानी कि इनकी प्रोबेबिलिटी बन गई 1/8, तो ये बन गया प्लस में 1/8। अब कुछ नहीं करना, बस खाली आपको एलसीएम निकाल के सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, 6 चौके होता है 24, यानी कि एलसीएम आ गया 24, और इसके बाद 6 दूनी 12, सॉरी 6 4 जा 24 और 4 उसका ये हो गया, 8 3 जा 24, 3 हो गया, 4 3 7, 7/24 आपका आंसर आ गया, खत्म, सिंपल से। तो ये प्रोबेबिलिटी थी, इसकी यहाँ होता है आपका पैशन पूरा समाप्त, इतनी समाप्ति, समझे? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। थोड़ा सा और मुश्किल करते हैं, थोड़ा सा धीरे धीरे आगे चलते हैं, ठीक है जी, ताकि आपको समझ आ पाऊं अच्छे तरीके से। तो जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है भाई। हाँ भाई श्योर है, हाँ भाई चलो रे, तो शुरू करते भाई, आते हैं अपने टॉपिक पे। क्या रहा है? कंसीडर टू रैंडम वेरिएबल्स, दो रैंडम वेरिएबल्स दे रखे हैं आपको विद जॉइंट पीएमएफ एज शोन इन द टेबल। टेबल में आपको दो पीएमएफ दे रखे हैं, दो रैंडम वेरिएबल के पीएमएफ दे रखे हैं, ठीक है जी। क्या रहा है? आपको निकालना है पहली चीज, x लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए और y लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए, पहली वैल्यू निकालो, सिंपल जी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई आंसर में पहली चीज हमको निकालनी है क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2, और दूसरी चीज होनी चाहिए y लेस देन इक्वल टू 4। अब एक बार देख लेते हैं फटाफट से कि सैंपल स्पेस क्या बनते हैं। x जो है वो 2 या 2 से कम होना चाहिए, तो 2 या 2 से कम आते हैं बस दो वैल्यू, 1 और 2। y जो है वो भी 4 या 4 से कम, यानी कि 2 या 2 और 4 ही बन रहे हैं बस खाली सैंपल स्पेस। तो अगर देखा जाए तो जो सैंपल स्पेस बना वो बना प्रोबेबिलिटी ऑफ x कितना होना चाहिए? 2 या 2 से कम, यानी कि पहला 1 होना चाहिए, और y 2 और 4 में से होना चाहिए, यानी कि 2। तो पहला सैंपल स्पेस बन गया 1 और 2 का, ठीक है, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब x कितना होना चाहिए? 1, और y को इस बार क्या लेके चलेंगे? 4, तो 1,4, ठीक है जी। चलिए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ x 2 या 2 से कम, तो एक वाले तो हो रही है हमारे सारे इवेंट इसके साथ, अब दो वाले की बारी, तो x की वैल्यू क्या लिखेंगे? 2, और y कितना होना चाहिए? 4 या 4 से कम, यानी कि 2 और 4। तो एक बार 2 ले लेते हैं और एक बार प्रोबेबिलिटी ऑफ 2,4, सिंपल सर, इतना कोई दिक्कत तो नहीं, पक्की बात भाई। ये वाली वीडियो ना मैं तीसरी बार बनाने जा रहा हूँ इसी टाइम पे, बस खाली क्योंकि वीडियो पता नहीं वीडियो में क्या दिक्कत हो रही है, वो बार बार बंद हो जा रहा है, ठीक है जी। तो देखना पड़ेगा हर बार थोड़ी देर में कि चल रही नहीं चल रही। चलो भाई शुरू कर दें। तो ये आपका बन गया सैंपल स्पेस। अब हमको क्या निकालनी है? इनकी प्रोबेबिलिटी। अब देखो प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 2 की प्रोबेबिलिटी क्या है? x 1 होना चाहिए, y 2 होना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/12, तो 1/12 प्लस में 1 और 4 की प्रोबेबिलिटी, 1 और 4 ये रहा, तो ये क्या? प्रोबेबिलिटी 1/24 प्लस में प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए 2 और 2 की, तो x 2 होना चाहिए, y भी 2 होना चाहिए, तो दोनों को सम कितना आ रहा है, मतलब कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है? 1/6, सिंपल। और उसके बाद 2 और 4, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, और कॉम्बिनेशन बना 1/12 का, तो 1/12 प्रोबेबिलिटी। अब बस कुछ नहीं करना, आपको इनका सम कर देना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो एलसीएम निकाला, एलसीएम निकालेंगे तो आपका एलसीएम आएगा 24, एक लंबी लाइन खींची, नीचे वाले से इसको डिवाइड करना होता है, जो भी आंसर आएगा आपका उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। तो बस इससे इसको डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 2, इसको इससे डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 1, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1, इसको इससे डिवाइड किया, आंसर आया कितना? 4, और उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 4, इसको इससे डिवाइड किया, आंसर कितना आया? 2, तो गया 4 5 6 7 8, और एक ये हो गया 9, 9/24, और इसको काट दिया तो ये हो गया 3/8, और आपका क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व। समझ में आया इतना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? बहुत अच्छी बात है भाई। चलिए हाँ जी, तो शुरू करते आते हैं अब सेकंड पार्ट पे। अब आता है सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट क्या कहता है? सेकंड पार्ट कहता है आपको निकालना है y = 2 और x, एक सेकंड भाई, ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। क्या ये? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। ये वाला जो पार्ट है इसमें कह रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालो। याद है बचपन में आपने निकाला था प्रोबेबिलिटी ऑफ a ऑन b, है ना? तो आप निकालते थे प्रोबेबिलिटी b ऑन a। ये सब क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी b इवेंट होने के बाद आपको निकालना है a इवेंट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। यहाँ पे a इवेंट होने के बाद आपको b इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सिंपल। अब देखिए कैसे निकलता था, तो a ऑन b कैसे निकलता है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ b। सिंपल, ये छोटा सा फॉर्मूला था, यानी b इवेंट होने के बाद a आने की प्रोबेबिलिटी। सेम यहाँ पे इनका फॉर्मूला क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ b इंटरसेक्शन a, जो कि बराबर होता था प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b के, और अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ a, क्योंकि a इवेंट हो चुका है। समझे जी? सेम यही फॉर्मूला आपको यहाँ पे भी अप्लाई करना है। यहाँ पे निकालना है x = 1 हो चुका है, तो y = 2 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। सिंपल इतना,
कह रहा भैया आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है? सर ये निशान दिख रहा है, ये वाला निशान, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का निशान होता है, साइन होता है, आपको दिख रहा है ये लाइन लगी हुई है। अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता बाकी क्वेश्चनों की तरह तो यहाँ पे भी कॉमा लगा होता जैसे बाकी क्वेश्चनों में लगा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे कॉमा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, लाइन दे रखी है आपको। तो बस इससे पता चल गया ये क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं, शुक्र है। चलिए तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 2 यानी 2 का, जबकि क्या हो चुका हो, जबकि x इक्वल टू 1 आ चुका हो, सिंपल। और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा भैया, तो इसका फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 2 इंटरसेक्शन x इक्वल टू 1, और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, x इवेंट होने के बाद y आने की प्रोबेबिलिटी, सिंपल। चलिए अब वैल्यू पुट कर लेते हैं फटाफट से और सॉल्व कर देते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्या रहा है, y इक्वल टू 2, y 2 होना चाहिए ये रहा, और x 1 होना चाहिए, x 1 ये रहा। कहां पे एक कॉम्बिनेशन बनाना है, क्या प्रोबेबिलिटी है इनकी, 1/12, तो 1/12, सिंपल। आगे चलते हैं। अब कह रहा है x इवेंट हो चुका हो, यानी कि क्या आ चुका हो, 1 आ चुका हो। अब जब x इवेंट हो चुका है, उसकी 1 आ चुकी है वैल्यू, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो x के 1 आने की प्रोबेबिलिटी भैया यहाँ पे 3 है, कौन सी लूं, 1/12, 1/24, 1/24। तो देखो उसने ये स्पेसिफाई नहीं किया यहाँ पे कि क्या बोलते हैं x की वैल्यू तभी लो जब 2 आया हो, या फिर 4 आया हो, या फिर 5 आया हो। तो x के 1 आने की प्रोबेबिलिटी पूछिए बस, खाली x के 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो तो अब ये तीनों ही है ना x के 1 आने की प्रोबेबिलिटी, तो आपको तीनों लेके चलनी है। यानी आप लेके चलोगे 1/12 प्लस में 1/24 प्लस में 1/24, सिंपल। एक बार सॉल्व कर लो इसको एलसीएम निकाल के, तो हो गया 1/12 अपोन में ये हो जाएगा नीचे 24, एलसीएम निकाला 2 3 4, तो ऊपर आ जाएगा 4। अब देखो 12 से ये कट गया 2 पे, 2 से कट गया 2 पे, तो आपका आंसर आ गया 1/2, सिंपल। इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आसान था भाई। आपने भाई जो पहले टॉपिक कर रखे हैं ना, वही सारे टॉपिक्स उठ के दोबारा इसी टॉपिक में आएंगे, मैंने बताया था आपको। वही सारे टॉपिक जो आपने छोटे मोटे करे हैं पहले, वही सारे टॉपिक्स इसके अंदर आने वाले हैं। बस क्या करना है यहाँ पे नया, यहाँ पे जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सिंपल से, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आपने पहले चैप्टर नहीं किया भाई, पहले वो करके आओ, ज्यादा बेटर रहेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा बाकी प्लेलिस्ट का पूरी, तो आप आराम से चेकआउट कर सकते हो पूरी प्लेलिस्ट को। तो पहले वो कर लो अच्छे तरीके से, जब वो आपने अच्छे तरीके से कर लियोगे ना, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बहुत सिंपल सा चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं, आसान था। चलिए भाई, तो जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। सिंपल सा, बहुत अच्छी बात है। हाँ भाई, तो चालू करते हैं। तो अब टॉपिक का नाम आता है सर, बहुत सिंपल सा है, क्या, चेक इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट। भाई क्वेश्चन यही लेके चलूंगा, बार बार नए नए क्वेश्चन उतारूंगा तो फिर ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, मेरे को ज्यादा चीजें समझानी पड़ेंगी, मतलब ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे। तो एक ही क्वेश्चन लेके चलते हैं, कंसेप्ट आपको समझा देता हूं, बस कंसेप्ट मेन आपको समझना है, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चन उतारूंगा उतना टाइम वेस्ट होने वाला है, उतने कम कंसेप्ट मैं समझा पाऊंगा आपको। तो क्या है, आपको चेक करना है कि एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट नहीं है। बहुत सिंपल सा काम है सर। इंडिपेंडेंसी चेक करने के लिए मैंने आपको एक रूल बताया था। क्या रूल बताया था जी, तो यहाँ पे आंसर मैं करने जा रहा हूं। चलिए भाई, तो इंडिपेंडेंसी कैसे चेक होती है, तो आपको बताया था मैंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बोलते हैं ए एंड इंटरसेक्शन बी, जो बराबर होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होती है। ये होता है इंडिपेंडेंसी चेक करने का रूल। अगर दोनों का जो कॉमन वैल्यू है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, वो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है, मतलब दोनों इवेंट क्या है, इंडिपेंडेंट। सिंपल जी। सेम यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लागू होता है, बस यहाँ पे एक इवेंट मान लेते हैं, जैसे कि कोई एक्स हो गया या फिर वाई हो गया। जैसे मान लो ये ले लेते हैं, x की वैल्यू भी ले लेते हैं हम 2 और y की वैल्यू भी ले लेते हैं 2। अब इस पे चेक कर लेते हैं कि इंडिपेंडेंट है इवेंट या फिर इंडिपेंडेंट नहीं है। चलिए, तो कॉमन वैल्यू x और y देखो क्या है, तो ये रहा x, ये है y की वैल्यू, और ये पूरी है किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। तो बस इसी पे चेक कर लेते हैं। तो कॉमन वैल्यू क्या दिखाई दे रही है आपको, आपको दिखाई दे रही है दोनों में कॉमन है क्या, 1/6, तो यहाँ पे आ गया 1/6, सिंपल जी, जो दोनों में कॉमन था। तो आपको यहाँ पे लिखना है x इक्वल टू 2 इंटरसेक्टिंग y इक्वल टू 2, सिंपल जी, बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 निकाल रहे हैं। तो x के 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये भी प्रोबेबिलिटी x के 2 की है, ये भी प्रोबेबिलिटी x के 2 की है, और ये भी प्रोबेबिलिटी x के 2 की है, ठीक है जी। तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 आएगा, वो क्या है हमारे पास, वो दिख रही है हमको 1/6 प्लस में 1/12 प्लस में 1/8। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका एलसीएम निकालने पे आ जाएगा, कितना आएगा, 12 नहीं, ये हो जाएगा 4 24, और ये हो गया 6 4 जा 24 प्लस में क्या बोलते हैं 2 प्लस में 8 3 जा, यानी 4 5 6 7 8 9, तो हो गया 9/24, और जो कि कट के कितना आ जाएगा 3/8। तो भाई इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 3/8, सिंपल है ना, बहुत अच्छी बात है। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ गया 3/8। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब y इक्वल टू 2, तो यहाँ पे y इक्वल टू 2 लिख देता हूं मैं, y इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये 1/12, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 2 जो कि क्या है 1/12 प्लस में 1/6
1/6 प्लस 1/4, तो 1/4। चलिए जी इसको रिसॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो ये हो गया हमारे पास प्रोबेबिलिटी 12 और इसको इससे डिवाइड किया ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो हो गया 1 प्लस में 6 दूनी 12 और 4 तिया 4 3 12। ठीक है जी, तो इनको जोड़ देंगे तो आपका आंसर आएगा 3 4 5 6, तो ये ऊपर आ गया कितना 6 मतलब 1/2। ठीक है जी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। अब बस इनको मल्टीप्लाई करके देख लो, तो ये हो गया 3 1 3 8 8 16 16। तो क्या 1/6 और ये बराबर आ रहे हैं? तो नहीं जी, बराबर नहीं आ रहे। तो सीधी बात, ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। तो इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी चेक कर सकते हैं। समझ में आ गया भाई? कोई दिक्कत तो नहीं। अब आगे चलते हैं, अगला टॉपिक आता है फाइंड द मार्जिनल पीएमएफ ऑफ एक्स एंड वाई। जो वाई और एक्स है उसका मार्जिनल पीएमएफ निकालना है। अब ये कैसे निकालते हैं जी मार्जिनल पीएमएफ? बहुत सिंपल सर, बस आपको फंक्शन बनाना है और कुछ नहीं करना। तो फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है जी, तो फंक्शन क्या बनेगा एक्स का? तो x का फंक्शन क्या बनेगा? देखो x की वैल्यू क्या क्या आ रही है आपको दिख रहा है प्रोबेबिलिटी। तो x के लिए बस खाली 3 वैल्यू है। तो x की वैल्यू एक तो 1 आ जाए, तो x की वैल्यू क्या आ जाए 2 आ जाए, x की वैल्यू 3 आ जाए। तो अगर x की वैल्यू 1 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/12, तो ये आप लिख दोगे 1/12। ठीक है जी, x की वैल्यू अगर 2 है तो प्रोबेबिलिटी है 1/6 और x की वैल्यू अगर 3 है तो 1/4 की प्रोबेबिलिटी है। इसके अलावा अगर x की वैल्यू कुछ और आती है यानी अदरवाइज कुछ आता है तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0। तो ये आपका बन गया भाई पीएमएफ। सिंपल जी, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने सीडीएफ नहीं बोला, अगर इन्होंने सीडीएफ बोलता तो मैं यहाँ पे लेस देन करके चलता, यानी सीडीएफ करवा ही देता हूँ। तो सीडीएफ होता तो फिर क्या करना पड़ता? तो बस इसको फंक्शन तो बनाना है, लेकिन यहाँ पे ऐसे करेंगे जैसे कि x की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 होनी चाहिए, इक्वल टू लेस देन 1। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा 1/12 सिंपल। और x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू 2 से या 2 से कम होनी चाहिए। तो इसमें ये भी आ जाती है, ये भी आ जाती है। तो 6 और ये जोड़ना है, तो ये हो गया 2 1 3 3/12। ठीक है जी, यही हुआ ना 2 और 3, हाँ जी 3/12, यानी इसको आप कह सकते हो 1/4 सिंपल। x की वैल्यू क्या बोलते हैं लेस देन इक्वल टू 3, लेस देन इक्वल टू 3 के अंदर तीनों वैल्यू आ जाती हैं, जो कि कितना हो जाएगा अभी हमने जोड़ के निकाला था x की वैल्यू जो कितनी थी 3/8। तो भाई ये हो जाएगा 3/8, यही था ना। एक सेकंड, x की वैल्यू निकाली थी ना मैंने, अच्छा तीनों ने ये नहीं निकाला भाई जोड़ के, ये तो y पे था ना। तो y की वैल्यू अगर हमने निकाली तो 1/2, तो आ जाएगा 1/2 सिंपल जी। और क्या बोलते हैं अदरवाइज 0। सिंपल, आसान था। तो इस तरीके से आप आराम से क्या निकाल सकते हो प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। अच्छा पीडीएफ और सीडीएफ निकाल सकते हो। तो इसने क्या बोला था पीएमएफ निकालने के लिए, तो पीएमएफ मैंने निकाल दिया। इसी को क्या बोलते हैं पीएमएफ। ये किसका है एक्स का पीएमएफ है। यहीं पे अगर आपको बोले वाई का पीएमएफ निकालने के लिए बहुत सिंपल सर, सेम ऐसे ही आपको निकालना है पीएमएफ किसका वाई का। तो पीएमएफ वाई का कैसे नहीं बनेगा, फंक्शन वाई का कैसे बनेगा, वाई की वैल्यू लेके चलनी है। तो वाई की वैल्यू अगर 2 आ जाए, वाई की वैल्यू अगर 4 आ जाए, वाई की वैल्यू अगर 5 आ जाए, तो क्या वैल्यू है प्रोबेबिलिटी बनती है। तो ये प्रोबेबिलिटी बनती है जी 1/12। एक सेकंड भाई, एक्स की वैल्यू अगर 1 आ जाए तो ये तीनों प्रोबेबिलिटी बन रही है ना, तो ये तीनों का सम आना चाहिए यहाँ पे। ये गलती कर दी यार, सॉरी भाई, माय मिस्टेक। तो समझो भाई ध्यान से, x की वैल्यू अगर 1 आ जाए तो मैंने खाली पहली वैल्यू लिखी थी, पहली वैल्यू नहीं आएगी। अगर x की वैल्यू 1 आए तो फिर ये तीनों प्रोबेबिलिटी हो सकती है सिंपल जी। तो आपको तीनों लेके चलनी होती है, यानी कि हो जाएगा 1/12 1/24 1/24। इनका सम करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 4 4/24। तो यहाँ पे आएगा 4/24 सिंपल। दूसरा x की वैल्यू अगर 2 हो जाए, x की वैल्यू 2 हो जाए तो फिर ये तीनों जोड़ेंगे, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास कितना 1/6। अभी जोड़ा था मैंने, ये 1/6 1/12 और 1/3 को जोड़ने पे 3/8 आएगा, तो 3/8 आ गया सिंपल। ऐसे इसको जोड़ेंगे 1/4 1/8 और 1/12, तो इसको जोड़ने पे कितना आएगा, तो ये हो गया 4 24 आ गया, नीचे ऊपर आ गया यहाँ पे 2 8 24 4 से 4 से 24 6 7 8 9 10 11, तो ये हो गया 11/24 सिंपल जी। और उसके बाद अदरवाइज क्या हो जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी 1। ठीक है जी, इसके अलावा कुछ भी आएगा, अच्छा हाँ इसके अलावा कुछ भी आएगा तो प्रोबेबिलिटी 1 होगी, नहीं जी ऐसा नहीं है 0। ठीक है जी, इसके अलावा कुछ भी आया तो प्रोबेबिलिटी क्या मानी जाएगी 0 पक्का। चलिए आगे चलते हैं, सीडीएफ निकालना होता है तो बस इसको जोड़ना होता है। तो ये 4/24 हो गया। अगला 3 और 4 कितना हो गया 7/24, 7 सॉरी 8 के 24 8 9 9 10 11 12 13, तो ये हो गया 13 9 10 11 12 13, तो 13/24। कुछ नहीं किया, बस इन दोनों को सम किया एलसीएम लेके। ठीक है जी, और उसमें 13 में अगर ये 11 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 24/24, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी होने की 1। ठीक है जी, और अदरवाइज 0 सिंपल। तो इस तरीके से आपको निकालना है क्या मार्जिनल पीएमएफ। ठीक है जी,
तो मार्जिनल पीएफ आपको सिखा दिया एक्स का। सेम ऐसे ही आपको भी वाई का भी निकालना है। वाई के निकालने के लिए बस आपको इनका टोटल करना है, यहाँ पे लिखना है। जैसे आपने इनका टोटल किया ना, तो इनका टोटल कितना कितना है भाई, लिख देता हूँ एक बार, या तो छोड़ो, समझ में आ गया ना आपको, बस बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा कुछ नहीं करना होता इसके अंदर, ठीक है जी, बढ़िया। आगे चालू करते हैं, अगले टॉपिक पे आते हैं। और आगे क्या कह रहा है, अब क्या रहा है भाई, हाँ भाई, तो शुरू करते हैं। तो अब क्या रहा है, आपको निकालना है सिग्मा एक्स एंड वाई, यानी आपको समीशन निकालना है, एक्सपेक्टेशन से निकालनी है। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी कि आप कह सकते हो मीन, क्या निकाल के चलना है आपको, मीन। अब क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दे रखी है और वेरिएबल्स भी दे रखे हैं, तो आपको बस खाली एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। आपको पता है एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालते थे, बहुत अच्छी बात है, कैसे निकालते थे, सिग्मा पी एक्स, यानी जो प्रोबेबिलिटी होती थी उसको मल्टीप्लाई करते थे एक्स से, या फिर आप कह सकते हो प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करना किससे, एक्स से। लेकिन अब यहाँ पे वाई भी है, तो हमको प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, वाई से भी, तो हमको पी वाई भी निकालना पड़ेगा, ठीक है जी। तो पहले पी एक्स निकालते हैं और पी वाई निकालते हैं, फिर उन सबका हम सम कर देंगे, यानी कि सिग्मा पी एक्स और पी वाई निकाल लेंगे, ठीक है जी। तो आपका वैल्यू जो अभी आपको निकालना था वो आ जाएगा। चलिए जी, तो एक बार निकालते हैं पी एक्स और पी वाई, सब चीज वैल्यू निकालते हैं एक बार, ठीक है जी। तो अगर देखा जाए एक्स से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो देखो सिग्मा एक्स एंड वाई की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा भाई, तो हमको करना पड़ेगा एक्स और वाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जी हर वैल्यू को, जो हर एक प्रोबेबिलिटी दे रखी है उसको मल्टीप्लाई करना है सिग्मा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एंड वाई से, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व कैसे करें सर, इसको सॉल्व कैसे करें, बहुत मुश्किल कंसेप्ट है ना जी। तो देखिए कुछ नहीं, आपको प्रोबेबिलिटी को लेकर चलना है, जो भी प्रोबेबिलिटी दे रखी है उसको एक्स और वाई से मल्टीप्लाई करना है हर एक वैल्यू को, ठीक है जी, और उसको सॉल्व करके यहाँ पे लिख देना है। चलिए जी शुरू करें, चालू करें। तो एक बार काम करते हैं, पहले एक्स वाली वन वाली वैल्यू को ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक्स इक्वल टू 1 वाली वैल्यू, ठीक है जी। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो देखिए ध्यान से। तो एक्स की 1 वाली वैल्यू में हमने ले लिया पहले 1/12। तो देखो 1/12 जो है आपको इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, एक तो y से भी और एक x से भी। तो y की वैल्यू उस टाइम पे कितनी है 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई में x की वैल्यू कितनी है 1, क्योंकि मीन निकालने के लिए हमको जो वेरिएबल्स होता है प्रोबेबिलिटी को उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है और फिर टोटल करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल्स है तो दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है प्रोबेबिलिटी को, सिंपल जी, और कुछ नहीं करना बस यहाँ पे, सिंपल जी। तो इतना कर लोगे, फिर उसके बाद प्लस में आगे चलते हैं। अब प्रोबेबिलिटी अगली 1/24, तो 1/24 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं किससे, एक तो y की वैल्यू से 4 से, मल्टीप्लाई में x की वैल्यू जो कि कितनी है 1। चलिए प्लस में अगली प्रोबेबिलिटी है 1/24, तो 1/24 को मल्टीप्लाई करना है y की वैल्यू 5 से, और प्लस में सॉरी मल्टीप्लाई में x की वैल्यू जो कि कितनी है 1। सिंपल इतना, बहुत अच्छी बात है। तो हमने x इक्वल टू 1 क्या सॉल्व कर लेंगे, ऐसे ही x इक्वल टू 2 करना है और ऐसे ही x इक्वल टू 3 करना है, और फिर आपको सबका सम कर देना है टोटल जी, ठीक है जी। चलिए एक बार सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। तो 1/24 सॉरी अगला 1/6, x की 2 में 1/6 और 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय 2/2, ठीक है जी। प्लस में अगली प्रोबेबिलिटी है 1/12 मल्टीप्लाई बाय 4 और मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है जी। प्लस में अगली प्रोबेबिलिटी है 1/8, तो 1/8 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2। लास्ट लाइन क्या है 1/4, तो 1/4 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय x y की वैल्यू है 2 और x की वैल्यू है 3। प्लस में अगली प्रोबेबिलिटी 1/8 मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू है हमारे पास 4, मल्टीप्लाई में x की वैल्यू हमारे पास 3। प्लस में अगला आ रहा है 1/12 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3। सिंपल जी, अब इसको सॉल्व करना है और सबको सम कर देना है, तो आपका आ जाएगा सिग्मा प्रोबेबिलिटी ऑफ x एंड y, ठीक है जी। चलिए तो कैसे सम करेंगे भाई, ऐसे ही कर लेते हैं ना नॉर्मल सा, पहले इसको सिंपल सा 24 बना लेते हैं हर एक वैल्यू को। तो 24 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 12 जो है ये बन जाएगा 2/24, सिंपल। तो ये हो गया 2 दूनी 4, ये हो गया 4, यहाँ पे कर लेता हूँ 4 और 4 एक कम 4 एक कम 4, 5 एक कम 5, ठीक है जी। 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये हो गया 13/24। समझ में आया भाई, कोई दिक्कत नहीं। 5 4 9 9 4 13, ठीक है जी, सही है। आगे चलते हैं, आगे शुरू करते हैं। अब हमको बनाना है इनको भी 24 बना लेते हैं फटाफट से। तो ये हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 2/24, ठीक है जी। 6 4 जा 24 होता है, यानी कि 4/24। 8 या 24 होता है, तो यानी कि ये हो जाएगा 3/24। सिंपल। अब सॉल्व कर लेते हैं। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 प्लस में 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 जमा में 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, तो ये गया 30, 30 40 50 50 और 60 60 62, 62 बटे में 24। समझ में आया भाई, कोई दिक्कत नहीं।
बहुत अच्छी बात है, इतना ही है ना 5 और 2, ठीक है जी। फिलहाल अभी तक तो सही चल रहा है सारा। आगे चलते हैं, इसको भी 24 बनाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/24, 8 के 24 यानी 3/24, 4 यानी 6 4 24 यानी कि 6, तो ये हो गया 6/24। ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करते हैं, 6 दूनी 12, 12 12 12 36, 36 प्लस में 3 4 12, 12 24 12 36, 36 प्लस में 5 दूनी 10, 10 दिया 30। ठीक है जी। तो ये हो गया टोटल मिला के 30 30 60 30 90 90 100 102, 102 बटे में 24। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, टोटल इन सबका कितना हो गया, तो 102 और क्या बोलते हैं 62, ये हो जाएगा 6 104 मतलब कि 164 और उसके बाद 13 और जोड़ देना है, तो ये हो गया 7 7 6 7 और ये हो गया 1, तो ये हो गया 177 अपॉन में 24। सिंपल जी। तो ये आपका आ जाएगा आपकी जो मीन है वो उसकी वैल्यू, और मीन की वैल्यू कितनी आएगी कंबाइन मीन की, तो 24 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 24 से कैसे डिवाइड करा जा सकता है इसको, कहीं गड़बड़ ना हो जाए बस खाली, क्योंकि सवाल तो सॉल्व कर रखा है मैंने, बढ़िया। चलिए जी, तो सॉल्व करते हैं। 24 का बाड़ा भाई, 24 के बारे में भाई आता ही है नहीं जी, तो 24 के बारे में नहीं आता, डिवाइड कर लेते हैं 24 177 को, ये हो गया 4 5 6 7 7, तो 7 पे 24 7 जा 7 4 जा 28 2 7 2 जा 18 19 20 नहीं ऐसे कैसे 25 4 5 6 7, हाँ 7 से भी होना चाहिए यार ये तो 7 4 जा 28 7 दूनी 14 15 16, हाँ जी ठीक है 7 4 जा 28 और ठीक है 7 2 जा 14 15 16 168 बचे यहाँ पे कितने 1 और यहाँ पे बच गया 1, तो बस और फिर उसके बाद और कुछ नहीं करना ना सर, पॉइंट लगाया 0 उतार लिया, और 24 के टेबल में 110, 24 के टेबल में 110 आता है जी, बिल्कुल भी नहीं आता, तो उससे छोटा क्या ले सकते हैं 24 4 जा कितना होता है 24 4 जा ये होता है 96। ठीक है जी, 24 4 जा कितना हो गया 96, तो ये हमारे पास बच गया कितना 4 और 6 14। ठीक है जी, चलिए पॉइंट तो लगा हुआ 0 उतार लिया, तो 24 के टेबल में 140 आता है, 24 के में 24 के में 140 नहीं आता, 24 5 जा 120। ठीक है जी, 24 5 जा 120, 24 6 जा कितना होता है 144 होता है, तो 5 से ही मान लो, तो आपका आंसर आ जाएगा भाई इसका 7.45। सिंपल से कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे खत्म होता है कंबाइन मीन का फॉर्मूला, और यहाँ पे खत्म होता है आपका सिग्मा px निकालना। ठीक है, चलिए px भाई कोई दिक्कत नहीं, तो आपको ऐसे ही मीन बोल सकता है निकालने के लिए, आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू बोल सकता है निकालने के लिए, तो आप इजी तरीके से आराम से ऐसे सॉल्व कर सकते हो। और यहाँ पे खत्म होता है सर आपका आधा चैप्टर, अब बाकी रह गया आधा चैप्टर जिसके अंदर हम करेंगे कंटिन्यूअस सीरीज के बारे में। सिंपल, चलिए तो जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ भाई अब चालू करते हैं और आते हैं अपनी कौन सी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स पे। अब ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज क्या होती है, मैंने आपको पहले भी समझाया है कई बार, जो कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती है वहां पे कोई एक जो फाइनाइट वैल्यू है, मतलब जो फाइनाइट वेरिएबल है वो नहीं होते, यहाँ पे होते हैं इनफाइनाइट वेरिएबल। इसीलिए यहाँ पे अगर आपको कोई भी फंक्शन लगाना है या फिर कोई भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो निकलती है एरिया के थ्रू। एरिया के थ्रू मतलब किसी भी एरिया को निकालने के लिए हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन का। किसका यूज करते हैं, इंटीग्रेशन का। तो यहाँ पे कोई भी अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो किससे निकलेगी, वो इंटीग्रेशन से निकलेगी। सिंपल सा। चलिए तो इसके लिए आपको इंटीग्रेशन आना मस्ट है कि आप इंटीग्रेशन जानते हो तभी आप ये वाला जो टॉपिक है वो समझ पाओगे, वरना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सिंपल जी। तो शुरू करते हैं, क्वेश्चन कैसे आएंगे। क्वेश्चन वही है जैसे आपने जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकाली है, सेम वैसे ही यहाँ पे भी करना है, सभी चीजें करनी है जैसे आप उसमें करके आते थे, बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर। चलिए एक बार देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। क्या है, द जॉइंट पीडीएफ ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज आपको दे रखा है, पहले से एक फंक्शन दे रखा है जॉइंट पीडीएफ, जिसमें एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 1 तक के बीच में रहेगी। यानी जो भी आप इंटीग्रेशन का फंक्शन लगाओगे वो 0 से लेकर 1 तक के बीच में रहेगा। सिंपल। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है वेरीफाई दैट पी एक्स वाई यानी जो फंक्शन है इज ए लेजिमेट पीडीएफ, यानी कि जो फंक्शन है वो एक लेजिमेट यानी कि एक वैलिड फंक्शन है, इसके अंदर कोई गलती नहीं है, कोई खामियां नहीं है, एक फंक्शन एप्लीकेबल फंक्शन है, यानी कि इसको यूज किया जाता है कहीं पे भी। सिंपल। अब कैसे चेक करें कि ये असली फंक्शन है, ये एक लेजिमेट फंक्शन है, ये प्रॉपर फंक्शन है, ये गलत फंक्शन नहीं है, इसके अंदर कोई भी खामियां नहीं है, इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, वो कैसे चेक किया जाएगा। तो सीधी सी बात है, किसी की भी प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालना चाहते हैं तो उस प्रोबेबिलिटी का सम कितना आता है 1 के बराबर। तो अगर इसका सम 1 के बराबर आ गया तो जाहिर सी बात है ये लेजिटिमेट फंक्शन बन जाएगा। चलिए जी तो निकालते हैं फटाफट से इसकी प्रोबेबिलिटी।
अब ये प्रोबेबिलिटी हम क्यों निकाल रहे हैं जी? तो क्योंकि उसने बोला है आपको वेरीफाई करना है कि ये लेजिटिमेट फंक्शन है, तो लेजिटिमेट फंक्शन वेरीफाई करने के लिए बस आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी एक्स और वाई की, ताकि ये पता चल जाए कि 1 के बराबर है या फिर नहीं। चलिए, जो आपको फंक्शन दे रखा है, अच्छा देखो यहाँ पे x और y दो की प्रोबेबिलिटी निकाली जा रही है, इसलिए जो इंटीग्रेशन का जो साइन है वो भी 2 बार लगाना है। 2 बार इंटीग्रेशन नहीं करना, इंटीग्रेशन करना एक ही बार है, बस एक बार x सीरीज के लिए और एक बार y के लिए 2 बार इंटीग्रेशन का साइन लगाया जा रहा है। चलिए जी, शुरू करते हैं। फंक्शन क्या रहा है आपको 6/5 ब्रैकेट में x प्लस में y का स्क्वायर, सिंपल। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अंदर लेके चले जाते हैं 6/5 को और इसको दो अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो मैं एक पार्ट लगा दे रहा हूं यहाँ पे, ये हो गया 6/5 x और दूसरा आ गया प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 1 तक लिमिट, और ये हो गया 6/5 y स्क्वायर। ये जो 6/5 था अंदर जाके दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, सिंपल इतना, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ जी, तो आप dx लिख सकते हो, आप dy लिख सकते हो, लेकिन अगर ज्यादा पचड़े में नहीं पढ़ना चाहते तो सिंपल रखो इसको, ठीक है जी। अब बस आपको इंटीग्रेशन करना है। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता तो सर मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, आपको इंटीग्रेशन सीखना ही पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाओगे यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर। चलिए जी, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन सर 6/5 तो पहले से ही है, x का इंटीग्रेशन हो जाता है x स्क्वायर और अपोन में आता है 2, 2 से ये कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 3, तो यानी कि साफ साफ बच गया ये 3/5 x स्क्वायर, सिंपल। और यहाँ पे इंटीग्रेशन हो चुका है क्योंकि, तो यहाँ पे लिमिट लगा देंगे 1 से 0, मतलब 0 से 1। प्लस में इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा y स्क्वायर का y की क्यूब अपोन में नीचे कितना आ जाएगा 3, और 3 से 6 को काटेंगे तो यहाँ पे बचेगा बस खाली कितना 2, तो 2/5, ठीक है जी। और यहाँ पे लिमिट लग जाएगी 0 से 1। अब बस कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है। करते एक बार, तो हमने वैल्यू पुट करी, यहाँ पे x की जगह 1 लिखा, तो 1 का स्क्वायर होता है 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 3/5। एक बार 0 पुट किया तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी पूरे की 0, ठीक है जी। तो यही वैल्यू बचेगी बस खाली पूरे की कितना 3/5। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसकी वैल्यू। तो एक बार मैंने 1 पुट किया तो यहाँ पे 1 का क्यूब हो जाता है 1, जो की वैल्यू बचेगी 2/5, सिंपल। उसके बाद माइनस में अब 0 पुट करेंगे तो पूरा क्वेश्चन 0 हो जाएगा, और जैसे ही 0 हो गया हमारा काम खत्म, सिंपल जी। और जब इसको हम सॉल्व करने बैठे तो हमको पता चला 3/5 और 2/5 जोड़ के आ जाता है 5/5, और जिसको सॉल्व करने पे आपका आंसर कितना आएगा 1। तो यहाँ पे इसकी जो प्रोबेबिलिटी निकल के आ रही है x और y सीरीज की, वो आ रही है 1, और जैसे ही बनाई तो हम कह सकते हैं हाँ जी इसका प्रोबेबिलिटी का सम 1 है, इसलिए एक लेजिटिमेट फंक्शन है। इतना सिंपल, आसान है भाई, कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर, जैसा वो बोले वैसे आपको करना है, सिंपल जी। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है दूसरा फंक्शन क्या कहता है, दूसरा काम करने के लिए क्या कह रहा है, तो कह रहा है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x की वैल्यू 0 से लेके रखनी है, कहां तक, जो हमने 0 से 1 की लिमिट रखी थी, इस बार कह रहा है 0 से लेके 1/4 की लिमिट है। यहाँ पे भी कह रहा है y की लिमिट 0 से लेके 1/4 की है, कोई दिक्कत नहीं, करना वही चीज है, बस एक बार लिमिट चेंज कर दो इस बार। तो क्या करेंगे, तो देखो सेम वही चीज है, बस आपको यहाँ पे फंक्शन में 0 से लेके 1/4 तक की लिमिट रखनी है, ठीक है जी। 1/4 तक की लिमिट रखनी है 0 से, तो हो जाएगा 6/5 ब्रैकेट में x प्लस में y स्क्वायर, सिंपल। और इसमें कुछ नया कर नहीं रहा मैं, तो सेम मैं यहीं पे आ जाता हूँ सीधा, जो इंटीग्रेशन करने के बाद वैल्यू बनी थी, तो ठीक है जी। चलिए तो यहीं पे आ जाते हैं सीधा, तो ये बन गया हमारे पास 3/5, उसके बाद x स्क्वायर, और उसके बाद बन गया यहाँ पे 1/4 और नीचे 0, प्लस में यहाँ पे बन गई 2/5, तो 2/5 y का क्यूब, और लिमिट्स क्या बनी है 1/4 और ये 0। अब एक बार पुट करते हैं वैल्यू और आपका आंसर चेक करते हैं कि आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ पे कह रहा है 1/x का स्क्वायर करना है, तो यानी कि इसका स्क्वायर करना है 1/4 का, तो ये पहले तो 3/5 मल्टीप्लाई में इसका स्क्वायर, यानी कि 1/16, सिंपल। माइनस में अब एक बार 0 पुट करके देखना है, तो 0 पुट करने पे पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, बहुत अच्छी बात है। प्लस में एक बार पुट करके देखते हैं ये वाली वैल्यू, तो 2/5 मल्टीप्लाई बाई y की वैल्यू पुट करी तो 1/में 4 का क्यूब कितना होता है, तो 4 चौक 16, 16 चौक 7 34 64 64, तो ये 64, सिंपल जी। 0 पुट करेंगे तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। आगे चालू करते हैं, अब इनको सॉल्व करना, ठीक है जी। इसको कैसे सॉल्व करें, इसको भी 64 बना लेते हैं भाई, तो ये भैया हो गया 64, ऊपर आ जाएगा 4, ठीक है जी। और इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, चलो एक बार 1/5 को बाहर ले लेते हैं, नीचे हमारे पास एलसीएम आ गया यहाँ पे 64, और इधर आ गया हमारे पास कितना 3 4 जा 12, प्लस में 2 1 जा 2, और 12 और 2 कितना हो गया 14 बटे में 64, और यहाँ पे हो गया 1/5। बस आपको इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये तो कर ही देता हूँ, तो क्या 14 बटे में 5 4 जा 20 का 0, 2 हाजिर ऊपर हो गया, 5 6 जा 30 32, तो होगा 320, और 320 बटे में 14 है ना जी, तो 14 24 नहीं भाई काट के देख लेते हैं, एक बार कट रहा है तो 7 से काटा 2 पे, 2 से काटा 2 16 32, यानी कि 160 पे, बस भाई 7/160 आया इसका आंसर। तो उसने बोला था जो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखानी है, तो मैंने निकाल के दिखा दी 7/160, सिंपल से। तो जो उसने बोला था वो हमने कर दिया, उसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, खत्म क्वेश्चन।
समझ आ गया भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। एक बार जिसको नोट करना है फटाफट से नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है जी। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा बवाल नहीं करना है इनके अंदर। हाँ जी चालू करें, शुरू करते हैं। फिर आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे अपने। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कंसीडर टू कंटीन्यूअस वैल्यूज रैंडम वेरिएबल्स एक्स एंड वाई विद जॉइंट पीडीएफ। आपको दो रैंडम वेरिएबल्स एक्स और वाई के जॉइंट पीडीएफ दे रखे हैं। ये आपको फंक्शन दे रखा है पूरा पूरा, जिसमें एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो 0 से लेके के तक जाती है। तो सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है, आपको वही करना है। जब भी आप इंटीग्रेशन करोगे, जब भी आप इंटीग्रेशन करोगे तो 0 से लेकर कहां तक जाना है, के तक जाना है, ठीक है जी। हाँ जी, तो जब भी आप इंटीग्रेशन करोगे 0 से के तक जाना है, ठीक। उसके बाद क्या रहे, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको के की वैल्यू निकालनी है सो दैट फंक्शन एक्स एंड वाई इज वैलिड पीडीएफ। अब देखो फंक्शन एक्स एंड वाई क्या होगा, वैलिड पीडीएफ। वैलिड पीडीएफ जब भी बात आए तो कैसे चेक करते हैं कोई फंक्शन वैलिड होगा या नहीं होगा, जाहिर सी बात है उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के, उसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1। अगर प्रोबेबिलिटी का सम टोटल 1 आ रहा है तो वो जाइंट मतलब कि क्या है, वैलिड पीडीएफ है, वरना पीडीएफ वैलिड नहीं है। चलिए जी, तो इसका वो निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी। और कैसे निकलेगी भाई, इंटीग्रेशन करके। तो भाई हमने कर दिया चालू, तो 2/81 x² y, सिंपल जी, यही फंक्शन है बस। खाली आप चाहो तो dx और dy लगा सकते हो इसके अंदर, वरना आप नहीं चाहते लगाना तो भाई मर्जी आपकी, मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो मैं नहीं चाहता लगाना तो मैं नहीं लगा रहा। अब जी इंटीग्रेशन करना है इसका। अब इंटीग्रेशन कैसे करा जाए और इंटीग्रेशन कैसे किया जाए, तो कोई दिखने में लग रहा है आपको डबल इंटीग्रेशन है वही एक इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ पे x और y दो वेरिएबल है, इसलिए वजह से आपको दिखाई मतलब लगाना पड़ रहा है यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन करना है, एक ही बार है इंटीग्रेशन। अब कैसे करें इंटीग्रेशन, तो देखो आपको दिखा रहा है 2/81 तो कांस्टेंट है, वो वैसे ही रहेगा, ठीक है जी। उसके बाद एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, तो ये होता है एक्स की क्यूब और अपॉन में आ जाता है 3। वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, तो ये जाता है वाई का स्क्वायर और अपॉन में आ जाता है 2। तो आपको दिख रहा होगा 2 से ये 2 कट सकता है, और कुछ कट रहा है नहीं जी, और कुछ नहीं कट रहा। तो बस अब हमारे पास क्या बन गया, ये फंक्शन बन चुका है, और जहां पे हमें 0 से लेके k तक की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है जी। तो जहां पे भी हमको x दिखेगा, जहां पे भी हमको y दिखेगा, इस बार हम उसकी जगह क्या पुट करेंगे, k और 0 की वैल्यू। चलिए जी, वैल्यू पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो मेरे को दिखाई दे रहा है यहाँ पे 1/81 मल्टीप्लाई में 3, यानी 3 × 3, 8 24, ठीक है जी। 8 हाँ जी ठीक है। और यहाँ पे अब मेरे पास ऊपर बचा हुआ है क्या क्या, ऊपर हमारे पास बचा हुआ है एक्स की क्यूब और वाई का स्क्वायर। चलिए तो एक्स की क्यूब और वाई की स्क्वायर की जगह हम पुट कर देते हैं एक बार के और एक बार 0 पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं इसको, क्या आंसर आता है। चलिए तो मैंने सॉल्व किया, के पुट किया यहाँ पे, तो मेरे को दिखाई देगा के की क्यूब वाई, मतलब वाई की जगह क्या पुट करना है के, तो के की क्यूब सॉरी के का स्क्वायर है यहाँ पे, वाई का स्क्वायर है ना क्योंकि, तो 243। और उसके बाद माइनस में अब 0 पुट करना है ऊपर, तो 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा के की पावर 0 और के की पावर 0 अपॉन में 243, सिंपल जी। तो जैसे ही इसकी पुट करेंगे, किसी की पावर 0 होती है तो आंसर क्या आता है 1, तो इसकी जगह पूरे की जगह क्या लिखता हूं मैं 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के की पावर 5 अपॉन में नीचे आ गया 243 माइनस में 1 अपॉन में 243, सिंपल इतना। अब जब इनको सॉल्व करेंगे, इनको जब सॉल्व करेंगे तो भाई कितना आंसर आएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 243। एक सेकंड, मैंने वहां पे 0 पुट किया था ना, के की वैल्यू 0, नहीं गलत हो गया भाई, गलत हो गया। इस बार 0 पुट करना था एक्स और वाई की जगह पे, तो 0 की पावर 3 और 0 की पावर 2 है, के यानी कि 0 पुट करना था एक्स और वाई की जगह पे ना, तो मैंने पावर की जगह पे 0 लिख दिया था। तो जैसे ही 0 लिखेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आंसर 0 जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, सिंपल जी। तो आपके आंसर बच गया बस खाली इतना ही, ये आपका मेन आंसर है, ठीक है जी। और ये क्या कह रहा था कि आपको क्या निकालना है, वेरीफाई, अगर ये वेरीफाई है कि पहले से ही कि ये वैलिड फंक्शन है, तो आपको बताना है के की वैल्यू क्या होगी, तो के की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बस कुछ नहीं करना, फंक्शन को इक्वल रख देना है 1 के, तो इसको इक्वल रखेंगे 1 के, तो ये हो जाएगा के की पावर 5 इक्वल टू 243। तो ये फंक्शन आपका बन चुका है। अब इसका 5 रूट निकाल देना, ठीक है जी, और आराम से के की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। आपके पास कैलकुलेटर होगा तो आप इजीली कर पाओगे, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो यहाँ पे मेरे को मुश्किल लगेगा, टाइम लगेगा, सिंपल जी, कोई दिक्कत तो नहीं, बस ऐसे आपको सॉल्व करना है। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी के अंदर कह रहा है प्रोबेबिलिटी निकालनी है अगर x की वैल्यू जो है वो y से 3 गुना बड़ी हो। कुछ नहीं, 0 से लेके 3 तक लिमिट लेनी है, और आपको सेम वही चीज करनी है जो आप अभी तक करते आए हैं। तो कुछ नहीं करना, 0 से लेके कहां तक लिमिट लेनी है, 3 तक। भाई एक बार इसको नोट कर लो फटाफट से, मिटोगे, मैं तो साइड में करवा देता हूं, जगह है तो, ठीक है जी। चलिए तो कह रहा है x की वैल्यू जो है वो 3 टाइम्स है y से, तो इसकी लिमिट वो निकालना है आपको। तो दूसरा पार्ट कर रहा हूं मैं, ये पहला पार्ट था आपके पास, तो डबल इंटीग्रेशन लगाया मैंने, 0 से लेके कहां तक जाना है हमें, 3 तक। चलिए जी, और क्या रहा है फंक्शन दे रखा है 2/81 और x² y,
कुछ नहीं, इसका वापस से वही इंटीग्रेशन करेंगे और इंटीग्रेशन करते के साथ ही हमको जो फाइनल रिजल्ट मिला था वो ये था। तो ये बन गया हमारे पास x का क्यूब y का स्क्वायर अपॉन में 243 और लिमिट हमारे पास है इस बार 0 से लेके 3 तक। ठीक है जी, ये सब हम सॉल्व कर चुके हैं पहले से। अब बस जहां जहां पे आपको x और y दिखाई दे रहा है वहां पे क्या पुट करना है आपको, 3 पुट करना है। तो 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3, अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ जी, 3 की पावर 5 अपॉन में 243, सिंपल जी, मतलब वही k की पावर, तो k की जगह 3 लिखा है ना बस खाली, तो k की जगह क्या आ जाएगा 3 माइनस में। अब जहां जहां पे अच्छा 0 लिखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो बस यही आपका आंसर है, 3 की पावर 5 अपॉन में 243। अब 3 की पावर 5 को कैसे सॉल्व किया जाएगा, 3 की पावर 5, अब भाई वही है 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3 कैसे करते जाओ, बस खाली आपका आंसर आएगा। ठीक है जी, अब बस इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, इसमें ज्यादा कुछ मुश्किल रह नहीं गया, सिंपल सर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है आपके पास और ऐसे ऐसे क्या बोलते हैं क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम्स में। चलो एक दो क्वेश्चन और देखता हूं ताकि आपको कंटीन्यूअस सीरीज ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए, कोई ऊपर नीचे के क्वेश्चन आए। जैसे हाँ एक चीज और रह गया, एक्सपेक्टेड मीन कैसे निकालेंगे इसके अंदर, वो आपको समझा देता हूँ, फिर आपका ये वाला चैप्टर खत्म करते हैं, क्योंकि इसमें से ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे भाई, और मैं ये सब चीजें पहले समझा चुका हूँ। बस वहां पे क्या था, रैंडम वेरिएबल से, और यहाँ पे क्या है, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल से, बस खाली सिंपल। इसलिए यहाँ पे फंक्शंस में काम होता है और वहां पे टेबल्स में काम होता है, क्योंकि वो रैंडम फंक्शन है, सिंपल जी, रैंडम वेरिएबल है, सिंपल। हाँ भाई, तो यहाँ पे खत्म होती है हमारी पूरी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके पक्का जाना, और आपने अगर पहले से कर रखा है तो सच बता रहा हूं भाई साहब, दिल से, कलेजों से, गुर्दों से, फेफड़ों से लेके अंग से थैंक यू है। और आपने पहले से नहीं कर रखा तो कोई बात नहीं, आराम कर दियो बाद में जब आपको टाइम मिले। ठीक है जी, कोई आफत नहीं आ रही है। ये बनाना आउटरो बनाना रह गया था, मैंने देखा पूरी एडिट करने के टाइम पे कि वीडियो एडिट करने के टाइम पे आउटरो तो रह गया बोलना। तो एक चीज और भाई, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके जो भी मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद आराम से नोट्स परचेज कर सकते हो, सिंपल जी। चलिए तो आगे चलते हैं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह, टाटा बाय बाय। तो आज के लिए बस नहीं, बाय बाय।